नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। प्रमुख विद्वानों के विचार हैं, इसमें कथन और कुछ पंक्तियां भी हैं। और PYQ सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। और ये जो प्रश्न आया है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी, साहित्य की दृढ़ता के साथ स्थापन। यह इसमें उत्तर आधुनिकतावादी सोच में शामिल नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन शामिल नहीं है। बाकी सभी जो विकल्प हैं वो उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल हैं। जहाँ फ्रांकोइस ल्योतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। किसको? जहाँ फ्रांकोइस ल्योतार, ये कौन है? उत्तर आधुनिकतावाद के जनक हैं। ल्योतार ने लिखा है कि ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। यदि प्रौद्योगिकी के विकास में ज्ञान के स्वरूप, उसके अर्जन और वितरण में आमूलचूल परिवर्तन किया है तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया है तथा ये दोनों परस्पर संबंध हैं। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है तथा यही भूमंडलीकरण है। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है कि संस्कृत की कलाकृतियां भी उत्पाद हो गई हैं। वैशिष्ट्य का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक है। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। आइडियोलॉजी की तरह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा है। कि संबंध में जो गलत कथन है वो बताना है और सही है सी, कि रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। यह कथन इसमें असंगत है। फ्रेडरिक जेम्स ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म में द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। इसे वे उपभोक्ता पूंजीवाद या वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्यु की घोषणा करती है। समग्र रूप से उत्तर आधुनिकतावाद के 3 केंद्रीय तत्व माने जा सकते हैं: समग्रतावादी, सार्वभौमिक सत्यों को नकार देना, तर्कवाद का नकार, आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? कल्पना सिद्धांत, विखंडनवाद, अभिव्यंजनावाद, परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। और ये प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, विखंडनवाद का विचार है। साहित्यिक पाठ आलोचना पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार विखंडनवाद के अधिक निकट है। साहित्यिक पाठ व आलोचना पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार विखंडनवाद चिंतन की दृष्टि के निकट है। विखंडनवाद के प्रवर्तक जैक देरिडा माने जाते हैं। विखंडन को समझने के लिए पाठ को समझना अनिवार्य है। पाठ से तात्पर्य है वह रचना जो चिन्हों की अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित होती है। पाठ संरचना मोटे तौर पर 2 प्रकार की होती है: साहित्येतर पाठ और साहित्यिक पाठ। दोनों प्रकार की रचनाएं अपने पाठ के रूप में अलग और विशिष्ट होती हैं। विखंडन वैचारिक रूप से माना जाता है कि आलोचना लेखन का तरीका है जिससे चीज की तलाश नहीं की जाती, बल्कि आलोचना किसी पाठ में अर्थ का निर्माण भी करती है जिससे वह जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आलोचना रचना की तरह रचनात्मक भी होती है, क्योंकि जिस तरह रचना पाठ में अर्थ का निर्माण करती है, उसी तरह आलोचना भी पाठ में अर्थ का निर्माण करती है। अतः रचना और आलोचना दोनों ही किसी पाठ में अर्थ के निर्माण के 2 तरीके हैं।
जो न छोटे हैं और ना ही बड़े, दोनों क्या हैं, समान हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जैक देरिदा, कार्ल मार्क्स, सुदेश पचौरी, F.R. लीविस। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है जैक देरिदा है। देरिदा बस याद रख लीजिए, जैक की जरूरत नहीं है, वो विखंडनवाद के जनक हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य हैं वो जैक देरिदा हैं। देरिदा का जन्म सन 1930 और मृत्यु हुई है उनकी सन 2004 ईस्वी में अल्जीरिया में एक यहूदी परिवार में हुआ था। देरिदा के गुरु का नाम फूको अल्थ्यूरस था। देरिदा विखंडनवाद के विचार को हेडेगर, हॉर्सल और हीगेल के विपरीत विकसित किया है। जैक देरिदा की पुस्तकें हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड राइट एंड डिफरेंस, जिसका समय है 1978 ईस्वी। अगला प्रश्न है, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। 20वीं शताब्दी का चौथा दशक, 20वीं शताब्दी का पांचवा, 20वीं शताब्दी का छठा दशक और 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। और जो प्रश्न आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है, सही उत्तर है डी, 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल है वो 20वीं शताब्दी का 7वां दशक है। विखंडनवाद के प्रवर्तक फ्रांसीसी दार्शनिक जैक देरिदा हैं। विखंडनवाद डिकंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है। यह परिभाषित पद नहीं है, यह निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसे पाठ की नवीन पद्धति, आलोचना की नवीन दृष्टि तथा अर्थमीमांसा की नवीन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जैक देरिदा ने विखंडन को नवीन अर्थ दिया है। उनके अनुसार है क्या है, विखंडन पाठ पर आधारित अवधारणा है। भाषा में लिखा जा रहा हर पाठ विखंडन होता है। विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई में ऐसे अर्थों तक पहुंचा जा सकता है जो गौण बना दिए गए हैं। विखंडनवाद सन 1970 से 1980 ईस्वी के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब लोकप्रिय हुआ है। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। प्लेटो कहते हैं कि कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, यह कथन इसमें असत्य है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 20 में ये प्रश्न आया है और कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, प्लेटो के संबंध में यह असत्य कथन है। बाकी कथन क्या है, वो सही है। प्लेटो का जन्म 427 से 347 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो का मूल नाम अरिस्तोक्लिस था। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इयॉन, लॉज, रिपब्लिक, गोर्गियस, फेबुलस, एपोलॉजी, सिम्पोजियम हैं। प्लेटो क्या है, एक प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक है। प्लेटो ने अपने इयॉन नामक एक ग्रंथ है इस ग्रंथ में नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो कहते हैं कि ये कोई प्रतिभा नहीं है, वो कहते हैं जिसमें ईश्वर की शक्तियां होती हैं, दैवीय शक्तियां होती हैं, वही काव्य लिखता है। प्लेटो कहते हैं कि के अनुसार काव्य सृजन दैवीय शक्तियों से प्रेरित होकर लिखा जा सकता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो का कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ जो कवि हैं अपनी काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि क्या करते हैं, वो दैवी शक्तियों से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। प्लेटो मानते हैं कि कविता कोई कलात्मक प्रेरणा नहीं बल्कि वह दैवी शक्ति है। किसी को दैवी शक्ति प्राप्त होगी वही काव्य रचना कर पाएगा। प्लेटो का ऐसा मानना है। और वो कहते हैं कि कवि कर्म किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं रहता। प्लेटो के अनुसार कवि सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव अलौकिक शक्ति के रूप में होता है, कलात्मक सिद्ध के रूप में नहीं। वह मानते हैं कि जैसे किसी कवि ने कोई कविता लिखी तो वह उसने कलात्मक नहीं है, उसने कोई ये क्या है, दैवी, किसी को दैवी शक्ति या ईश्वर की प्रेरणा से ये लिखी जाएगी वही कविता कर पाएगा। प्लेटो ने नहीं माना है कला में
अनुकरण की बात, कलाओं के पारस्परिक संबंधों व वर्गीकरण की बात, कलाओं में आदर्श की, न्याय की, सौंदर्य और सत्य की प्रतिष्ठा की बात, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। और ये जो प्रश्न आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, प्लेटो ने नहीं माना है चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। प्लेटो ने चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग नहीं माना है। कला की अनुकरण की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। प्लेटो ने यूनानी शब्द जो है मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व होता है जो है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण। उनके कला संबंधी विचार भी आदर्श नागरिकों की शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक और मानकीय है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो के विचारों से बेमेल है। सही उत्तर है डी, अमूर्त ज्ञान व रूप धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता। ये जो प्रश्न आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है, अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता, ये प्लेटो के विचारों से मेल नहीं खाता। रिपब्लिक के 10वें अध्याय, प्लेटो का ग्रंथ है रिपब्लिक, उसके 10वें अध्याय में अनुकरण का प्रयोग प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए किया है। प्लेटो विचार और सार्वभौम को अमूर्त सत्य मानते हैं। उसकी प्रतिकृत एक और अनुकरण मूलक और दूसरी ओर विशिष्ट होने के कारण असत्य होती है। विचार केवल ज्ञान का विषय है जो रूपाकार धारण करने पर अनुकरण का विषय हो जाता है, ताकि उसके अनुकरण का आधार तात्विक न होकर रूपाकार संबंधी उसकी अपनी धारणा होती है। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य उसका ज्ञान सत्य और सत्य के बीच का है। ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और अभाव के बीच में है। प्लेटो कहते हैं कि जो कलाकार यदि अगर एक जो कारपेंटर है उसने एक टेबल बनाई, तो टेबल का विचार उसके मस्तिष्क में आया, तो ये विचार किसका है? ईश्वर की देन है, उस कलाकार की देन नहीं है वो टेबल। तो इस तरह कहते हैं कि अनुकरण भी क्या है? ये अमूर्त है, ज्ञान रूप विचार है। वस्तु उसका ज्ञान सत्य, यानी सत्य क्या है कि ईश्वर। उन्होंने कहा है कि सत्य ईश्वर से दिमाग में उसके टेबल का विचार आया, तब उसने टेबल बनाई। तो ये कलाकार की उत्कृष्ट कृत्य नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है 6। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। कथानक, चरित्र, विचार, परियोजना, गीत और दृश्य। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं: असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन और शिल्पगत दोष। अरस्तु का मूल यूनानी नाम अरिस्टोतिलेस था। इनके गुरु का नाम सिकंदर था। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें सर्वप्रमुख 3 हैं। पेरिपोइटिकस, यह एक काव्यशास्त्र है। काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। अगला है तेखनेस रिटोरिकेस, ये भाषा शास्त्र है। इसमें भाषा एवं भावों का वर्णन किया गया है। अगला है इनका वसीयतनामा। तो 3 ग्रंथ हैं, ये अरस्तु के बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा गया है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। और ये जो प्रश्न आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, कि कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। यह इसमें असंगत कथन है। कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत है।
अरस्तु भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। अरस्तु की मान्यता है कि इस अनुकरण का चित्रण में कवि की भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा, वह नकल समान नहीं है। अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं, यानी किसी ने अनुकरण किया, जैसे मान लो प्लेटो कहते हैं कि अगर कोई कवि नदी पहाड़ पर्वत या उस पर कविता कर रहा है तो कवि ने क्या किया, नदी पहाड़ पर्वत तो ईश्वर ने बनाए हैं, कवि ने क्या किया, तो वो कहते हैं ये अनुकरण नहीं है। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु उनके विपरीत है। अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण उन्होंने किया तो वो भी क्या किया, उन्होंने सृजना की, नई चीज की को उन्होंने निर्माण किया है। अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण को उन्होंने सृजना, किसी व्यक्ति ने किसी चीज का अनुकरण किया है तो उसको भी उन्होंने सृजनात्मक क्रिया माना है अरस्तु ने। उनके अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णताएं पूरी हो जाती हैं। काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक तथा नीति शास्त्र की दृष्टि में न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। अरस्तु ने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। अगला प्रश्न है, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। अरस्तु के त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त जो कथन है, कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं, कथानक, चरित्र, विचार, पद विन्यास या भाषा, गीत और दृश्य। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने देश, काल और कार्य के आनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया है। कथानक का अर्थ होता है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया है। कथानक के अरस्तु ने 3 विशेषण रखे हैं, गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। अरस्तु ने सिद्धांत दिया है एक विरेचन का सिद्धांत और इसमें संगत कथन है वो सी है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करते हुए विरेचन की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है। अरस्तु का उन्होंने विरोध नहीं किया है, उसका समर्थन किया है और अपनी एक अलग अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है। यह अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। विरेचन के संदर्भ में अन्य कथन है वो सही। अगला है, पेरिप्सस ग्रंथ के रचयिता अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे और कॉलरिज। ये प्रश्न है आरपीएससी 2020 में आया है और सही उत्तर है लॉन्जाइनस का यह ग्रंथ है। पेरिप्सस जो ग्रंथ है इसके रचयिता उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लॉन्जाइनस है। लॉन्जाइनस मूल नाम इनका है लॉन्गिनस का समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। पेरिप्सस ग्रंथ प्रथम बार इसका प्रकाशन 1554 ईस्वी में इतावली विद्वान रोबेर्तेल्लो ने करवाया है। पेरिप्सस मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। लॉन्जाइनस ने पेरिप्सस की रचना पत्र के रूप में पोस्टम्यूस यानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की है। लॉन्जाइनस ने अपनी रचना पेरिप्सस में उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम केक्युलुस नामक व्यक्ति ने किया। यह रोचक तथ्य है। कुछ विद्वान जहां लॉन्जाइनस को प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी मानते हैं। लॉन्जाइनस ने कहा है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। अगला प्रश्न है कि लॉन्जाइनस की उदात्त स्रोत में सम्मिलित नहीं है और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट परीक्षा 2020 का है और सही उत्तर है अत्यधिक शब्दाडंबर। लॉन्जाइनस के उदात्त स्रोत में अत्यधिक शब्दाडंबर सम्मिलित नहीं है, बल्कि शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर उदात्त के 3 अवरोधक तत्व हैं। लॉन्जाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं। महान विचारों की
उद्भावना की क्षमता, भावों की प्रबलता, अलंकार और इसमें विचार अलंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग, भव्य पद योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है। ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है विषय साधन नहीं साध्य है। यह कथन इसमें असंगत है। विषय साधन नहीं साध्य है, यह कथन इसमें संगत है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है कि उदात्त अभिव्यंजना और अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। लॉन्जाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद है। जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मकता और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है, वहीं लॉन्जाइनस ने आनंदानुभूति को काव्य कला का मूल उद्देश्य माना है। वह कहते हैं जिस कार्य को करने से व्यक्ति को आनंद का अनुभव हो वही कविता है। क्रोचे की मान्यता नहीं है। ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में है और क्रोचे की मान्यता नहीं है। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। क्रोचे की मान्यता नहीं है। क्रोचे का जन्म सन 1866 ईस्वी में और मृत्यु 1952 ईस्वी में इटली में हुई तथा क्रोचे की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एस्थेटिक 1902 ईस्वी, न्यू एसेस ऑन एसेस 1920, डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 ईस्वी। क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत सहजानुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है, जो उनके अनुसार चेतना की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। क्रोचे का मत है कि सहजानुभूति से ही व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है। कला आंतरिक होने के साथ साथ अखंड है। वो कहते हैं क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है। कथन बहुत आते हैं संगत और असंगत, और ये प्रश्न जो आया है आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 20 का है। सही उत्तर है सी। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। यह कथन इसमें असंगत है। क्रोचे ने मार्क्सवाद के द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। यह इसमें संगत कथन है। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। याद रखना है कौन से हैं क्रोचे, प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं, सैद्धांतिक का ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, अंतः प्रज्ञा, तर्कात्मक, आर्थिक और नैतिक। अभिव्यंजना के संदर्भ में क्रोचे अंतः प्रज्ञा को महत्वपूर्ण मानते हैं। कला को वह एक अंतः प्रज्ञा या अव्यक्त मानते हैं, यानी व्यक्ति की आंतरिक प्रक्रिया। क्रोचे के एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र और सैद्धांतिक विवेचन है। द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। अगला प्रश्न है क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है इसमें डी कि मानस अभिव्यंजना की भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण है। यह कथन इसमें सही नहीं है। क्रोचे कला का कोई प्रयोजन स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि कला कला के लिए होती है। क्रोचे कला का निर्माण किन चरण मानते हैं? संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य, मूलगानन, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। वो कहते हैं कि व्यक्ति में प्रतिभा होती है तभी वह कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे वो कविता लिखना हो, कला बनाना हो, कोई भी कार्य हो, वो व्यक्ति में प्रतिभा के कारण ही आती है। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति
होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात कलाकार सृष्टा सौंदर्य का भागी होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? रस सिद्धांत, वक्रोक्ति, अलंकार और रीति सिद्धांत। और सही उत्तर है इसमें बी, वक्रोक्ति सिद्धांत। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्त सिद्धांत के निकटतम माना है। हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। अभिव्यंजनावाद की चर्चा करते समय इसे प्राय भारतीय आचार्य कुंतक के वक्रोक्त सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। दोनों सिद्धांतों में कुछ सामान्य समानता ही दिखाई देती है। दोनों में ही कल्पना और अभिव्यंजना को प्रधानता दी गई है। क्रोचे और कुंतक दोनों ही अभिव्यंजना के वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। अपने तरीके से वक्रोक्त सिद्धांत भी कलावादी हैं, किंतु दोनों सिद्धांतों में समान साम्य यहीं तक है। गहराई में जाकर देखा जाए तो दोनों सिद्धांतों के उद्देश्य और जीवन दृष्टि पूरी तरह से भिन्न है। अगला प्रश्न है, कॉलरिज की दृष्टि से कल्पना के विषय में असंगत कथन है। कॉलरिज है एक विद्वान, उनका दृष्टि कल्पना के संबंध में जो गलत कथन है वो है डी की कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। कॉलरिज ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। यह कथन कॉलरिज की दृष्टि से कल्पना के संबंध में असंगत है। सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका पूरा नाम है ये। इनका जन्म 1772 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इन विद्वानों के विषय में जो जन्म हुआ था वहां से भी प्रश्न आते हैं कि किस विद्वान का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कॉलरिज का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कॉलरिज की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं द फ्रेंड, चर्च एंड स्टेट, एड्स टू रिफ्लेक्शन, कन्फेसेस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। कॉलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना में निम्न अंतर माना है। तो कल्पना अंतर बताया इन्होंने, यह बिंबों को विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करती है। ललित कल्पना यह बिंबों को सिर्फ पास पास रख देती है, कोई परिवर्तन नहीं करती। यह जैव कार्य पद्धति पर आधारित है, यह यांत्रिक पद्धति पर आधारित है। प्रतिभा की उपज है, यह प्रज्ञा की, यानी ये प्रतिभा से उत्पन्न होती है और यह परिश्रम से प्राप्त की जा सकती है। कल्पना अंतःप्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है। यह प्रधानता स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है, यानी व्यक्ति के विचारों से। तो कॉलरिज के विषय में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। आगे हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इन विद्वानों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।